हेलो मेरे अधिकारियों, कैसे हो? क्या हालचाल? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, आनंद में कट रही है ना? कोई समस्या वाली बात नहीं होगी, मुझे पता वो नहीं है। तुम इतने टेंशन वेंशन लेने वाले लोग भी नहीं हो, है ना? मस्त रहो, बिंदास रहो यार, जो होना है हो जाएगा, टेंशन मत लो, पढ़ते रहो और अपनी कसर मत छोड़ो, किसी भी तरह से लगे रहो। अब देखो, मैं इधर वाली बात नहीं बता रहा हूँ, जिस इसके लिए एक मोटिवेशन चैनल अपना पहले से बना रखा, वहाँ पे जाओ, तरीके से सुनो, एकदम बढ़िया फूल पाल जाओगे, ठीक है? लेकिन मेरी बात ये है कि अंदर वाले मोटिवेशन को हमेशा जागृत करके रखो। बाहरी मोटिवेशन कुछ नहीं करता है, समझ गए? अब देखो, काम की बात सुन रहे हैं तो काम की बात ये है, थोड़ा सा मैं समझा दूं पहले, शुरू होने से पहले इसको। देखो भैया, इसमें जो है अपन बात करने वाले हैं 1900, क्या भैया क्या समस्या हो रही है? ठीक है, सुनो। 1909, 1919, 1935 और 1947, समझ में आ गया? ये लो 7। ये अपन चारों के चारों एक्ट जो है, इसमें अपन डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में, इस वाली वीडियो में। समझ में आ गया? 1909, 1919, 1935, 1947। अब तुम बोलोगे सर ये चारों थोड़ी ना प्री में आते हैं, क्यों पढ़ा रहे हो? अरे तो मेरे भाई, पढ़ लो, क्या समस्या है? प्रीलिम्स के लिए कर रहे हो तो वीडियो को आगे जाके 1919, 1935 सिर्फ अकेले सुन लो। लेकिन अगर पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत है? एक क्या समझ विकसित होगी, समझ रहे हो? 1919, 1935, फिर 1919 के बाद 1935, समझ आएगा कि भाई 1919 में ये हुआ तो कमी किस चीज़ की रह गई, वो 35 में पूरी होगी, है ना? फिर 35 में क्या गड़बड़ाई चीज़ हो गई, क्या क्या चीज़ें आई, फिर 1947 में क्या हुआ। तो एक समझ विकसित होती है, एक मतलब सीक्वेंस में पढ़ने से, समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ज़्यादा कितने मिनट की वीडियो बनेगी यार? मुश्किल से 15-16 मिनट की वीडियो बनेगी। 15 मिनट बचा के तुम कोई कलेक्टर नहीं बन जाओगे, और अब तक बन गए होते अगर बचाते तो, ठीक है? तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, और गलत चीज़ में नहीं बचा रहे हो तुम, है ना? अच्छी चीज़ ही पढ़ रहे हो ना, कोई बेकार चीज़ तो पढ़ नहीं रहे हो। देखो 2 मिनट हो गई है, फिर तुम बोलोगे कि सर फालतू की बातें कर रहे हो। तो काम की बात सुन लो, इधर उधर की बात मत करो। सुनो, भारत परिषद अधिनियम 1909, तो 1909 जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो वो से बोला जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार नाम से प्रचलित है। कौन सा एक्ट? 1909 का एक्ट। अब भैया मॉर्ले मिंटो क्या कहते हैं? तो लॉर्ड मार्ले जो हैं वो भारत के राज सचिव थे, और जो मिंटो हैं वो वाइसराय थे, और ये दोनों मिलकर ही इस तरह का कोई कानून लेके आए, ठीक है? समझ आ रही है ना मेरी बात? तो इन्हीं के नाम से बोल दिया। अब देखो भैया कि मिंटो के बारे में एक चीज़ सुन लो, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा है, ठीक है? ये कथन सुन लो। आगे की बात ये है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ये जो एक्ट था उसे सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा गया है। सर्वनाश करने वाला नहीं, सर्वस्व नाश करने वाला, ऐसे ही लिखना है, नहीं तो तुम अपने हिसाब से लिख दो, एक ही तो बात होती है, तुम तो यही लिखना भैया, समझ गए? इन्वर्टेड कोमा में जो चीज़ बन है उसको देखो कि सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। अब मुख्य बातें देख लो इस एक्ट की। इसकी प्रमुख जो प्रावधान थे इस एक्ट में, यानी कि जो प्रावधान हुए थे, यानी कि जो मुख्य बातें आई थी इस एक्ट में, वो ये थी कि भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति दी गई। कार्यकारिणी परिषद मतलब वो जो वॉइस रॉय की कार्यकारिणी परिषद होती थी, उसमें भारतीयों को भी निर्वाचित करने की या फिर नियुक्त करने की जो है अनुमति दी गई इस एक्ट के माध्यम से। अब उस नियुक्त पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, आईएएस थे जी, ठीक है? प्रथम भारतीय सदस्य बने, किसमें? विधि सदस्य के रूप में इनको नामांकित किया गया, इनको नियुक्त किया गया विधि सदस्य के रूप में, किसमें? वॉइस रॉय की कार्यकारिणी परिषद में। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया ना? क्या आया समझ में? कि भाई भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की जो है अनुमति मिल गई, कि भाई अब भारतीय जो है वॉइस रॉय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होंगे, ठीक है? अब ये फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकंड सुनो कि केंद्रीय तथा प्रांतीय जो विधान परिषदों का जो आकार था उसमें वृद्धि कर दी गई। अब वृद्धि क्या कर दी गई? जो 16 का आकार था उसे बढ़ाकर 60 कर दिया गया, ठीक है? इसमें क्या किया? जो आकार समझ रहे हो, केंद्रीय परिषद में जो सरकारी बहुमत, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य बहुमत में हो सकते थे। ये चीज़ें इसकी डेफिनेशन वाली, समझ में आ रही है ना? अब विधान परिषदों में क्या किया गया? तो ये तो अपन ने केंद्रीय परिषद की बात कर ली और प्रांतीय विधान परिषदों की बात कर ली। अब विधान परिषदों में सुन लो, ऊपर तो केंद्रीय बता दिया मैंने। विधान परिषदों को पहली बार अनुपूरक प्रश्न, है ना, यानी कि बजट पर कोई संकल्प, कोई प्रश्न पूछना है ना, या फिर मत देने का अधिकार है, ये सारी चीज़ें मत आदि, देखो देखो ये भी चीज़ लिखी होगी ना कहीं, हाँ ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मत देने का अधिकार फर्स्ट टाइम मिल गया भैया, कि विधान परिषदों को पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने का हक मिल गया, बजट पर संकल्प करने का हक मिल गया, और मत देने का अधिकार भी मिल गया। इसमें जो है, अब देखो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक क्यों कहा है ये सुन लो पहले। तो इसलिए कहा है क्योंकि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, यानी कि मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे।
इसलिए बोला है कि भैया सांप्रदायिक निर्वाचन, संप्रदाय हो गई ना, मुस्लिम हिंदू ये बांट दिए इन्होंने यहाँ पे, तो इसलिए इनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा था राजन जी ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, यानी कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। समझ गए। अब सेकंड और चीज़ क्या की, तो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय एवं जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई कि भाई जमींदारों का प्रतिनिधित्व अलग होगा, विश्वविद्यालय जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं उनका अलग होगा, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन जो है उनका अलग से प्रतिनिधित्व होगा, अलग से चुनाव होगा। तो ये जो व्यवस्थाएं थी ना ये बहुत ज़्यादा बेकार थी, इसलिए गांधी जी को पसंद नहीं आया। गांधी जी तो शुरू से चाहते थे, गांधी जी तो पाकिस्तान के विभाजन के सहमत नहीं थे। तो सोचो वो व्यक्ति इसको अच्छा कैसे बोल देगा जिसने पूरा देश को एक चाहता है ना, जो पूरे देश को एक जाना चाहता है, जो टुकड़ों पे आना ही नहीं चाहता, कि मतलब टुकड़े चाहता ही नहीं है, जो उस देश का पूरा आज़ाद हो गया था और आप अपनी खुशी मना रहे थे, तो वो अगला आदमी बंगाल में जाके लोगों की सेवा कर रहा था, है ना, वो उन्हें कोई खुशी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि देश तो आज़ाद हुआ लेकिन विभाजन के आधार पर, है ना, और गांधी जी ये कभी नहीं चाहते थे। तो ये चीज़ थी 1909 के एक्ट में। समझ में आ गया। भारत परिषद अधिनियम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है आपका 1919 और 1935 बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी, तो वो सुनो आप। भारत शासन अधिनियम 1919, अब इसको जैसे उसको एक और नाम से जाना जाता था, तो इसको भी सेम वही प्रोसेस के द्वारा उसको भी जाना जाता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। अब मॉन्टेग्यू कौन है? तो मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव हैं और चैम्सफोर्ड जो हैं वो वॉइसरॉय हैं। इनका जो उद्देश्य था वो था भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहा हूँ मैं ये चीज़, आप जब 5 मार्कर में ये क्वेश्चन आएगा ना 1935 के एक्ट को समझाइए, तो ये चीज़ें आप लिखोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका देखो कब आया, 1919 में आया, ठीक है। इसका एक और नाम, प्रचलित नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार था। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 साल बाद एक आयोग आया, जिस आयोग को हमने साइमन कमीशन के नाम से जाना। कब आया? नवंबर 1927 में। समझ गए मेरी बात? ऐसी बात की गई कि भाई 10 साल बाद ये आयोग जाएगा जो इसकी समीक्षा करेगा। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्वशासन लागू करने का पहला प्रयास यही एक्ट था। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट एक्ट है, कितना इंपॉर्टेंट है कि भैया पहली भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की बात बोली गई, ठीक है। स्वशासन लागू करने का पहला प्रयास इस एक्ट में था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी बोल दिया है, यूं ही फालतू प्रीलिम्स में रख दिया है, कुछ भी नहीं रखा जाता भाई साहब। चीज़ें पूरी समझी जाती हैं, चीज़ें पूरी एनालाइज किया जाती हैं, तब चीज़ें रखते हैं आपके सामने, है ना। तो अब मुख्य बातें देखो इस एक्ट की। तो मुख्य बातें ये हैं कि पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। अब द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। कहाँ पर? सेंट्रल लेवल पर। तो जो आप आज राज्यसभा लोकसभा वाली व्यवस्थाएं देख रहे हो ना, अब ये कहाँ से ली गई संविधान में, किधर से आ गई? तो वो संविधान के स्त्रोत वाले चैप्टर में अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जानो, पहली बार केंद्र में 2 सदन, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई इसी एक्ट के माध्यम से। कौन कौन सी? राज्यसभा और लोकसभा। अब राज्य परिषद में कितनी संख्या थी? तो जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, ठीक है, वो थे 60 लोगों की संख्या थी और इनका कार्यकाल जो था वो था 5 वर्ष। और केंद्रीय विधानसभा में संख्या थी 144 और इनका कार्यकाल था 3 वर्ष का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का था। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान कर उन्हें पृथक्करण द्वारा राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया इस एक्ट के माध्यम से। और आगे क्या चीज़ की गई कि भैया प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, है ना। कौन से? हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, ठीक है। इसे द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत माना जाता है। तो भाई द्वैध शासन प्रणाली, समझ रहे हो? द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से की गई? तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1919 के एक्ट के माध्यम के द्वारा शुरू की जाती है। प्रांतों में द्वैध शासन का जो जनक था, वो एक फैक्ट के लिए आपको बता दे रहे हैं, लियोनस कार्टिस को प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब इस एक्ट में पहली बार क्या हो रहे हैं? पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, है ना। कैसे हो रहे हैं? प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं, अपॉइंट नहीं किया जा रहा, किसी को प्रतिनिधि बना दिया, ऐसे भैया ने इलेक्शन हुए हैं, लेकिन यहाँ हो रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, जनता डायरेक्ट वोट डाल रही है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था इसी एक्ट के माध्यम से शुरू की गई। समझ में आ रहा ना यार? ढंग से नेक व्यवस्था से सुनो, नेक व्यवस्थित होकर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके कानों में अपने टुच्ची पुच्ची जो भी लगा रखी है तुमने उन्हें लगा लो अच्छे से, तो बैठ के मस्त तरीके से सुनो, सब समझ में आएगा। और बहुत ईजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं, है ना।
अब और चीज़ें क्या की गई, संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में भारतीय जनता को मताधिकार का अधिकार दिया गया। कैसे कि भैया कम संपत्ति कितनी है तुम्हारे पास, तो संपत्ति के आधार हर भिखारी को, भिखारी मतलब समझ रहे हो यार, हर किसी को, व्यक्ति को ऐसा नहीं था कि भाई जैसे आज है तो आज सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार है, सब जाओ अपनी उम्र के आधार पर मत डालो। तो उस समय संपत्ति के आधार पर इतनी संपत्ति होगी तो मत डाल सकते हो, अगर आप टैक्स पेयर हो तो मत डाल सकते हो, अगर आप शिक्षित वर्ग से आ रहे हो तो मत डाल सकते हो। तो ऐसे सीमित संख्या में भारतीय जनता को मताधिकार का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्या किया गया कि आय के आधार पर कुछ महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। अब आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि महिलाओं को मताधिकार किस एक्ट के माध्यम से दिया गया। तो देखो भैया, आय के आधार पर दिया गया है, किसी भी आधार पर दिया जाए, लेकिन महिलाओं को मत देने का अधिकार तो मिल गया ना यहाँ पे, तो आप 1919 का एक्ट ही लगाओगे, ठीक है। अब सांप्रदायिक आधार को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर देखो, सांप्रदायिक निर्वाचन वो 1909 के एक्ट में अगर आपने पढ़ा हो तो मुस्लिम वाला चालू हो गया था, है ना, मुस्लिम लोगों को चुनाव जो है मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर ही किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी सांप्रदायिक जो आधार था उसी को आगे बढ़ाया गया। कितना विरोध में होंगे गांधी जी, सोचो यार कि जब सांप्रदायिक वाली चीज़ उनके बीच में आ रही है। सांप्रदायिक आधार को आगे बढ़ाते हुए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन के दायरे में लाया गया। इनका भैया अलग सिलेक्शन होगा, ठीक है। पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग किया गया। ये बहुत, देखो मैं कुछ टिक लगा देता हूँ, एक तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, बहुत बार पूछा जाता है। देश शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय जनता को मताधिकार मिल गया, ये बहुत पूछा जाता है। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, ये बहुत फैक्ट पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में आप पुराना पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। देखो 1926 में लोक सेवा आयोग बन रहा है, अब जब 1926 में इसका गठन हो रहा है 1926 में, तो भैया इसके लिए प्रावधान तो किसी एक्ट में आया ही होगा ना, तो बाद के एक्ट में तो आएगा नहीं, पहले के एक्ट में प्रावधान आ गया। अब ऐसा होता है ना कि भैया एक्ट पास कर दिया बन जाएगा, मान के चलो जैसे कि किसी कॉलेज के लिए भैया बिल पास हो गया, भैया संविधान में अधिनियम मदीनियम सब आ गया, अब क्या होगा, आप कॉलेज की नींव खुदेगी, बनेगी, बिल्डिंग बनेगी, तो समय लगता है ना। सेम चीज़ ऐसा है कि भाई प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो 1919 के एक्ट में प्रावधान तो हो गया, लेकिन बना कब, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। किसके आधार पर, ली कमीशन, ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्या है कि इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का प्रावधान किया गया। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, तो यहाँ पे कुछ अलग से बताने की औचित्य नहीं है। अब देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये निकल विकल ना जाए, तो थोड़ा छोटा सा कर देता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, लो ये हटा दिया मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और संभाल के रख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन 1935 का एक्ट। अब 1935 के एक्ट के बारे में सुन लो, तो 1935 वाली स्थितियाँ समझ रहे हो, सब समझ लो, गोलमेज सम्मेलन हो चुके हैं। 1935 के एक्ट में भैया जो है गवर्नर कौन है वहाँ समझो। अब इसको 1935 के एक्ट को जो है क्या बोला जाता है, मिनी संविधान भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैक्सिमम जो आर्टिकल्स हैं, है ना, जो अनुसूचियाँ हैं, वो इसी से ली गई हैं। तब किससे, 1935 एक्ट से, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो अब सुनो कि गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद इस एक्ट को लाया गया। गोलमेज सम्मेलन पता है ना कि भाई 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें अंबेडकर जी ने हर एक में भाग लिया, गांधी जी को भी बुलाया गया, वो फिर 11 सूत्रीय मांग वगैरह वो सारी व्यवस्थाएं हैं, अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपन 1935 के एक्ट को पढ़ रहे हैं। 1935 के अधिनियम हेतु बनी समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो इस समिति के अध्यक्ष थे। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां थीं, जिनमें से अधिकांश को आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में अपना लिया गया। मैंने बताया ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, यहीं से संविधान की पूरी बहुत मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से ली गई हैं संविधान की, 1935 के एक्ट से ही। अब देखो मुख्य बातें सुनो इसकी। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। वो आर्टिकल 311 वाली बात है ना कि भाई एक अखिल भारतीय संघ होगा, तो वही वाली चीज़ यहाँ पे आ गई है कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत रियासत शामिल होंगी, लेकिन रियासतों के इसमें शामिल ना होने से यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने की इच्छा ही नहीं जाहिर की और वो शामिल भी नहीं हुई, इसलिए जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। या वो बाद में होती है जब पूरा अपन बिल्ड करते हैं, है ना, जब क्या बोलते हैं अपने लोह पुरुष उस चीज़ को पूरी कार्रवाई द्वारा करते हैं, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन तब इसमें बात की गई थी 1935 के एक्ट में। नेक्स्ट ये है कि
प्रांतों में द्वैध शासन का अंत और केंद्र में इस प्रणाली का आरंभ किया गया। पहले मैंने बताया था ना कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली चालू कर दी गई, लेकिन यहाँ क्या किया गया, 1935 के एक्ट में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। और प्रांतों में कब शुरू की गई थी, वो 1919 में चालू कर दी गई थी। तो इसमें और क्या किया गया, संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत था वो इसी एक्ट के द्वारा लाया गया। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तीन अलग अलग सूची बनाई गई। इनके अलग अलग विषय दिए गए कि भाई राज्य आप इस पर कानून बना सकता है, संघ इस पर कानून बना सकता है, और संवर्ती सूची में कुछ कंबाइन विषय डाल दिए गए, जैसे अपशिष्ट शक्ति, बहुत सारी चीज़ें डाल दी गई जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है बीच में किसी कानून पर, तो मान्यता किसको मिलेगी, केंद्र के कानून को। ठीक है, समझ में आ गई। अब अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई, तो अपशिष्ट शक्तियां इस एक्ट में वायसराय ने अपने पास रखी, स्वयं के पास। इस एक्ट में और किया गया इस एक्ट में और ये किया गया कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट वाली व्यवस्था की गई। ठीक है, 1937 में स्थापित हुआ। कब, एक्ट बनने के 2 साल बाद संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। हालांकि न्यायालय संबंधी अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल जो लंदन में थी उनके पास थी। 1858 एक्ट के द्वारा स्थापित भारत शासन एक्ट की समाप्ति कर गई है। भारत शासन जो एक्ट था ना, उसकी समाप्ति कर दी गई इस एक्ट के द्वारा, जो 1858 का जो द्वारा स्थापित किया गया था। अब देखो मताधिकार की व्यवस्था क्या की गई है, तो मताधिकार की ये व्यवस्था की गई कि मताधिकार का मतलब विस्तार किया गया और बोला गया कि अब भारत की लगभग 10% आबादी जो है मतदान करेगी। समझ रहे हो आप। सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार के जरिए दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्गों को भी शामिल किया गया। देखो इस सांप्रदायिक निर्वाचन की कैसे चली आ रही है, 1919 में मुस्लिमों को शामिल किया गया है ना, 1909 में मुस्लिमों को शामिल किया गया, 1919 में सिख, ईसाई, इन सबको शामिल कर लिया। ठीक है, अब 1935 में क्या कर रहे हैं, 1935 में भैया इन्होंने यहाँ पर दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्गों को भी शामिल कर लिया। अब तुम बोलोगे कि महिलाओं को तो सर पहले ही कर लिया था, तो वो लेडी थी जो कि क्या थी, हाँ मैंने आपको बता दिया, वो बहुत सीमित दायरा था ना। किसके पास इतनी संपत्ति होगी, कौन ज़्यादा शिक्षित लेडी होंगी, इतना बड़ा रेशो थोड़ी ना था यार उस समय देश में हमारे यहाँ पे शिक्षित महिलाओं का, संपत्ति में अच्छी जो एक लेवल रखती हूँ ऐसी महिलाओं का। लेकिन इसमें आम जन की जो महिलाएं थी, जो आम नागरिक थीं, उनको भी, मजदूर वर्ग, इन सबको भी शामिल किया गया। किसमें, निर्वाचन में। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की गई, 6 राज्यों में प्रारंभ की गई। उन राज्यों के नाम ध्यान से रखना यार, इनके नाम पूछे जाते हैं और पूछ लेते हैं लोग, ये समझते हैं इतना डिफिकल्ट थोड़ी आएगा, इतना मतलब हार्ड पेपर थोड़ी आएगा। बनता है भाई, बनता है, अच्छे से सुन लो। तो वो कौन कौन से राज्य से, 6 राज्य जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था 1935 के एक्ट के द्वारा शुरू की गई। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा था, असम। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए कब, 1935 में आपको भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई। एक्ट कब आया, 1934 में। स्थापना कब हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की, 1935 में। ये मत समझना कि 1934 में, ये एक्ट आया था, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट आया था 1934 में, लेकिन इसकी स्थापना होती है 1935 में। समझ में आ गया। नेक्स्ट ये है कि भैया 1926 में वहाँ पर ली कमीशन की सिफारिश पर क्या कर दिया गया था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना दिया गया था। यहाँ पर यूपीएससी और प्रांतीय सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्यों में भी, प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। किस एक्ट के माध्यम से, 1935 के एक्ट के माध्यम से। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि बर्मा को भारत से अलग किया गया। किसमें, इस एक्ट के माध्यम से। जो म्यांमार, जो बर्मा था, ठीक है, जहाँ पर जो मुगलों का आखिरी जो बहादुर शाह जफर सेकंड जो राजा थी, उनको जहाँ पर रंगून, जिसका नाम रंगून है, उसी बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताए कि भारत और बर्मा को अलग करने वाली कोई माउंटेन रेंज है, उसका नाम बताओ। ठीक है, 1936 में उड़ीसा का निर्माण किया गया इसी एक्ट के माध्यम से। अब देखो आप, ये कितना इंपॉर्टेंट एक्ट है, अब आप खुद सोच लो। आपको मैंने एक्सप्लेन किया है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो आप। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है यार। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो 1 से 2 बार वीडियो सुनो, अपने आप चीज़ें व्यवस्थित दिमाग में बैठ जाएंगी, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, समझ लो। इसीलिए मैंने सीक्वेंस में पढ़ाया कि 1919 की चीज़ें समझोगे, 1909 की चीज़ें समझोगे, 1935 की चीज़ें समझोगे, तो एक समझ विकसित होगी, एक आपकी सोच डेवलप होगी, है ना। इसलिए मैं चारों पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं चाहता तो 1919 और 1935 पढ़ा के खत्म कर देता, है ना।
नेक्स्ट आपका एक्ट आता है कि 1947, 1947। अब देखो ये कौन सा एक्ट है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इनका ध्यान रखना कि भारत शासन अधिनियम कौन सा है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक्ट आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, इसके बारे में सुनें। तो देखो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान पेश किया गया है ना। 15 जुलाई 1900, लाइन से देखो, 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान पेश किया गया। फिर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इसको प्रस्तावित किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन, है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन होते थे ना, तो हाउस ऑफ कॉमन ने जो है इसको पारित कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, भारत को स्वतंत्रता दो, ये अधिनियम हम पारित करते हैं। हाउस ऑफ कॉमन जैसे अपने यहाँ लोकसभा में पारित हो जाता है ना, वैसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन ने पारित कर दिया। नेक्स्ट 16 जुलाई को होता है कि भैया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि अपने यहाँ राज्यसभा का काम करती है, मतलब अपने यहाँ पर जिसको राज्यसभा कहते हैं, उन्होंने भी इस एक्ट को पारित कर दिया। देन अब हो रहे हैं प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर। तो ब्रिटेन में कौन है, सम्राट है। तो 18 जुलाई 1947 को सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। भारत में कौन हस्ताक्षर करता, अगर कोई एक्ट ऐसे पारित होता तो राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते, वहां पर कौन करेगा, सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये पूरी व्यवस्था देखो कितने व्यवस्थित तरीके से समझाया गया है, आप वो देखो यार। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये थे कि वॉइसरॉय पद और ब्रिटेन में भारत सचिव, दो पद थे ना, जिनके नाम पर आपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट पढ़ा, मॉर्ले मिंटो एक्ट पढ़ा। अब भैया इसका इसलिए कोई और प्रचलित नाम नहीं है क्योंकि इन दोनों को तो निपटा ही दिया इसमें से। अब भारत सचिव रहा ही नहीं, अब वॉइसरॉय रहा ही नहीं, तो अब नाम कहाँ से देंगे, नाम देवे की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ समझो मेरी बात को, शाही उपाधि से भारत का सम्राट जो शब्द था, भारत का सम्राट खत्म ही कर दिया, कोई सम्राट वम्राट नहीं। मेरी बात सुनो, यहाँ पढ़ो। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो डोमिनेंट राज्यों का गठन किया गया। डोमिनेंट स्टेट समझते हो ना, अगर समझते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, नहीं तो अभी जैसे ही आपके कमेंट आएंगे मैं थोड़ी देर बाद उसकी एक एक्सप्लेन परिभाषा आपको पिन कर दूंगा यहीं पे कमेंट में। आप लिख के बताओ पहले मुझे। इन राज्यों में गवर्नर जनरल जो पद सृजित किया गया था, माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए, जबकि जिन्ना पाकिस्तान के। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल किसको बना दिया गया, जिन्ना जी को, है ना। बहुत ज़्यादा ही मन था यार जिन्ना का भी, कुछ क्या करवर कुछ पाया नहीं, थोड़े समय बाद निबट गया, है ना। क्या क्या कर लिया फालतू बना के, आज वो भूखे और मर रहे हैं अभी, मतलब में कछु खाने की दी दाना नहीं है, वो भग भग के जहाँ रहेंगे सीमा मीमा हैदर पैदर है, कछु व्यवस्था नहीं है, क्या कर रहा हूँ फालतू। इसलिए तो बोलते हैं भैया, धार्मिक आधार पर बना हुआ राष्ट्र कभी विकसित नहीं हो सकता, ध्यान रखो इस चीज़ को। सत्ता का उत्तरदायित्व इन डोमिनियन की संविधान सभा करेगी। कौन करेगी, सत्ता का उत्तरदायित्व, सत्ता कौन संभालेगी, ये जो डोमिनियन स्टेट जो बने हैं उनकी संविधान सभा ही सरकार चलाएगी, जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। इस व्यवस्था को बोला गया कि जब तक कि ये सभाएं नए संविधान का निर्माण ना कर लें, तब तक संसद के रूप में संविधान सभा ही कार्य करेगी। 1947 के एक्ट में ये प्रावधान किए गए थे। भारतीय रियासतें चाहे तो भारत डोमिनियन या फिर पाकिस्तान डोमिनियन किसी में भी सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र थीं, कहीं भी जा सकती थीं। अब देखो यार, एक चीज़ और आपको बताऊं, अब मुझे बताओ अगर 5 मार्कर या 11 मार्कर में, 11 मार्कर में तो नहीं पूछता कभी भी, 5 मार्कर में अगर इन फ्यूचर आपको कभी भी हिस्ट्री में या पॉलिटी में ये एक्ट अगर पूछे जाते हैं तो क्या समस्या है लिखने में, बताओ। क्या मैंने इतना नहीं बताया है, क्या मैंने इतना नहीं समझाया है, क्या इतनी बड़ी PDF नहीं है जो आप नहीं लिख पाओगे उसमें, कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे। देखो शुद्ध भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, कितने प्यार से। आज तो पिछली वाली वीडियो में देखो मैंने शुद्ध बुंदेलखंडी बोली थी कि नहीं बोली थी, लेकिन आज मैं कितने अच्छे से तुमसे बात कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से। तो मुझे बताओ क्या दिक्कत है यार। अब ये इतनी बड़ी PDF है, ये देखो तुम, 1909, 1919, 1935, 1947, बढ़िया व्यवस्था है यार। सिर्फ एक्ट लिख के दे दिए एक एक पेज पे तुम्हें, है ना। इसलिए है PDF टेलीग्राम चैनल पर मेंस वाला में मैं डाल दे रहा हूँ थोड़ी देर में अभी वाली, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप पे भी PDF डाल दूंगा, जहाँ चाहो वहाँ से डाउनलोड कर लो। बस पढ़ो यार, मज़े करो, आनंद करो और धमाधम। जय हो, जय भारत, जय हिंद।